अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सब प्यारे बच्चे अपने घर में ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हमारा उर्दू का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे। शाबाश, जल्दी से ओपन कर लें। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको याद है कि हमने हमारी नज़म इलाही हमें ऐसे इंसान अता करके कल इमला के अल्फाज किए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सब प्यारे बच्चों ने वो अल्फाज ज़बानी लिखना सीखे भी होंगे और उनका होमवर्क भी किया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका कॉपी वर्क आगे शुरू करते हैं। उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे जल्दी से। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हमारा कॉपी वर्क शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले तारीख़ लिखेंगे, बाद हम दिन लिखेंगे जुमेरात, फिर हम लिखेंगे नज़म, और नज़म का नाम क्या है? इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। उसके बाद हम लिखेंगे उन्वान, और उन्वान क्या है? सवालात जवाबात। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब हम हमारे सवालात जवाबात देख लेते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 है, वतन से मोहब्बत करने वाले को क्या कहते हैं? क्या है कि वो इंसान जो अपने वतन से मोहब्बत करता है, उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, तो उस शख्स को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है, वतन से मोहब्बत करने वाले को मुहिब्बे वतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहिब्बे वतन, यानी वतन से मोहब्बत करने वाला। वतन से मोहब्बत करने वाले को मुहिब्बे वतन कहते हैं। हमारा सवाल नंबर 2 है, नज़म में बार बार दोहराए जाने वाले मिसरे में कुल कितने हरूफ हैं? नज़म में बार बार दोहराए जाने वाले मिसरे में कुल कितने हरूफ हैं? हाँ जी बेटा, अब नज़म में बार बार दोहराए जाने वाला मिसरा कौन सा था? उसके लिए मेरे सब प्यारे बच्चे अपनी बुक की तरफ देखें। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों, नज़म में बार बार दोहराए जाने वाला मिसरा कौन सा था? इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर। ये मिसरा जो है नज़म में कई बार दोहराया गया है। तो बेटा इसमें उन्होंने पूछा है कि इसमें कितने हरूफ हैं। तो बेटा हरूफ क्या होते हैं? हरूफ तहज्जी, यानी कि अलीफ से लेके ये तक इसमें जो हरूफ मौजूद हैं, हमने देखने हैं कि कितने हरूफ हैं। ठीक है बेटा, अब हम इनको अगर गिन लें तो इलाही के कितने हरूफ हैं? 4। कितने हैं? 4। उसके बाद हमें लफ्ज़ है, उसमें कितने हरूफ हैं? हे, मीम, ये, नून गुन्ना, इसमें भी कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद ऐसे लफ्ज़ है, तो बेटा ऐसे में कितने हरूफ हैं? ऐसे में भी 4 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? 4। उसके बाद लफ्ज़ इंसान है, तो बेटा इंसान में कितने हरूफ हैं? अलिफ, नून, सीन, अलिफ, नून। तो बेटा इसमें कितने हरूफ हुए? 5। कितने हुए? 5। उसके बाद हमारा लफ्ज़ है अता, आइन तो अलिफ, अता, तो बेटा इसके कितने हरूफ हैं? 3 हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा आखिरी जो लफ्ज़ है वो क्या है? कर। तो बेटा कर के कितने हरूफ हैं? काफ, रे, इसके हरूफ कितने हैं? 2। तो बेटा इस मिसरे में अगर हम देखें, इलाही हमें ऐसे इंसान अता कर, अगर हम इनके सिर्फ हरूफ को गिने तो बेटा वो कितने बनते हैं? 22, यानी कि 22 हरूफ बनते हैं। कितने बनते हैं? 22, यानी 22 हरूफ बनते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा जवाब है। इसको हम अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे। जवाब, नज़म में बार बार दोहराए जाने वाले मिसरे में कुल 22 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? 22 हरूफ हैं। जवाब, नज़म में बार बार दोहराए जाने वाले मिसरे में कुल 22 हरूफ हैं। बेटा ये हमारे 2 सवाल जवाब हैं। ठीक है बेटा, जो हमारा आज का वर्क है इनको हम एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। सवाल नंबर 1, वतन से मोहब्बत करने वाले को क्या कहते हैं? जवाब, वतन से मोहब्बत करने वाले को मुहिब्बे वतन कहते हैं। वतन से मोहब्बत करने वाले को मुहिब्बे वतन कहते हैं। सवाल नंबर 2, नज़म में बार बार दोहराए जाने वाले मिसरे में कुल कितने हरूफ हैं? नज़म में बार बार दोहराए जाने वाले मिसरे में कुल कितने हरूफ हैं? इसका जवाब है, नज़म में बार बार दोहराए जाने वाले मिसरे में कुल 22 हरूफ हैं। नज़म में बार बार दोहराए जाने वाले मिसरे में कुल 22 हरूफ हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का वर्क है। इन सवालात जवाबात को आपने अच्छे तरीके से याद करना है और इसका होमवर्क करना नहीं भूलना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मा पापा का भी ख्याल रखें और उनको ज़्यादा तंग नहीं करें, उनका कहना मानें, उनका एहतराम करें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 5th class, let's start our today's lecture. So open your books. My dear students, we have started our unit number 9 electricity. इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने से पहले हमने एटम्स और इसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ा और ये जाना कि इनके ऊपर कौन से चार्जेस होते हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज कि किस तरह से चीज़ों के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है तो सेम चार्जेस और डिफरेंट चार्जेस क्या एक दूसरे पर इफ़ेक्ट करते हैं. सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस जो हैं अट्रैक्ट करते हैं. फिर बेटा हमने डिस्कस किया कि कितनी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है. तो 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर चुके थे. तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है, यू एक्सपीरियंस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन योर डेली लाइफ. आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मुजाहरा करते हैं. आपको फेस करना पड़ता है इसको. कैसे? What happens when you pull off your sweater in cold, dry weather? जब मौसम सर्द और खुश्क होता है और आप अपना स्वेटर उतारते हैं तो आपके बालों के साथ क्या होता है या आपके साथ क्या होता है? You get fly away hair. आपके बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं जैसे उड़े उड़े से होते हैं. Why? ऐसा क्यों होता है? What happens when you walk on a carpeted floor and touch a doorknob? जब आप कारपेटेड फ्लोर पे चल रहे होते हैं, थोड़ा सा चलने के बाद जब आप दरवाजे के लॉक को या नॉब को टच करते हैं, पकड़ते हैं तो यू फील एन इलेक्ट्रिक शॉक. तो एक इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है, हल्का सा झटका लगता है बिजली का. ऐसा क्यों होता है? ऑल दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये सब कुछ किसकी वजह से होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. व्हेन यू पुल ऑफ योर स्वेटर रब्स अगेंस्ट योर हेयर. जब आप अपना स्वेटर खींच कर उतारते हैं तो आपका जो स्वेटर है वो आपके बालों को टच करता है. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम योर हेयर टू योर स्वेटर. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके बालों से स्वेटर की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं. और ये जब सर्दियों में धूप निकली हुई होती है, हम स्वेटर उतारें, वोलन कैप उतारें या फिर अगर कोई रेशमी सूट पहना हुआ हो वो हमारे जिस्म के साथ टच हो तो ऐसे ही महसूस होता है. बाकायदा हल्की फुल्की सी चिंगारियाँ जो हैं वो हमें नज़र भी आती हैं. ठीक है, वो जो स्पार्किंग होती है ना स्टैटिक करंट की, वो हमें नज़र भी आती है. Now your hair has lost a few electrons and they are all positively charged. और अब जैसे ही वो स्वेटर में मुंतकिल होते हैं आपके हेयर से तो आपके हेयर्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल गए, उधर चले गए और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं. What happens when like charges are brought closer to each other? जब 2 like charges करीब ला जाते हैं तो क्या होता है? हमें पता है दे रिपेल ईच अदर. वो एक दूसरे को दूर करते हैं, दूर धकेलते हैं. सिंस हेयर हैव लाइक चार्जेस, क्योंकि बालों पर एक ही जैसे चार्जेस होते हैं, दे रिपेल ईच अदर. एज अ रिजल्ट योर हेयर बिकम फ्लाई अवे. तो वो जब एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे बाल जो है वो बिखर जाते हैं. ऐसे लगता है कि जैसे बाल ऊपर को खड़े हो गए हैं. When one object is rubbed against another, electrons are transferred. जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ दूसरे के साथ रब की जाती है, रगड़ी जाती है तो क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक से दूसरे में. When this happens, one object ends up having more electrons than protons. जब ऐसा होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा जो प्रोटॉन्स हैं वो एंड अप हो जाते हैं. दिस ऑब्जेक्ट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. अब प्रोटॉन्स जो कि एंड हो जाते हैं तो वो फिर नेगेटिव चार्ज ही रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. द अदर ऑब्जेक्ट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. जबकि दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज होने की वजह से नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. This imbalance of positive and negative charges is called static electricity. ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस का गैर मुतवाज़न बिहेवियर है इसको क्या कहते हैं?
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नाउ यू हैव एन आइडिया ऑफ द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉजिंग लाइटनिंग ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो है तूफ़ान के दौरान में जो बिजली चमकती है वो कैसे चमकती होगी, उसका यही क्राइटेरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। व्हेन यू रब अ कॉम्ब अगेंस्ट योर हेयर यू चार्ज अप द कॉम्ब। जब आप कंघे के साथ अपने बाल कंघा करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो कंघा है वो चार्ज हो जाता है। व्हेन यू ब्रिंग दिस चार्ज्ड कॉम्ब नियर टू पीसेस ऑफ पेपर, और अगर आपने पेपर के छोटे छोटे पीस किए हों, ये कंघा आप उसके करीब लेकर जाएंगे, द कॉम्ब अट्रैक्ट्स दैम, तो कॉम्ब जो है उनको अट्रैक्ट करता है और वो उसके साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू द डिस्टर्बेंस और इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑब्जेक्ट्स के सतह के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इम्बैलेंस होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट की एक छोटी सी वीडियो मैं आपके इस वीडियो के साथ अटैच कर रही हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि ये क्या बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे इससे आगे, तो कल तक के लिए फी मानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू, हैव अ नाइस एंड सेफ डे। Hi there. Today I'm going to show you a fun little static electricity experiment, and all we've got are some little bits of paper. They've come out of a hole punch, those little circles of paper, and we've got a comb. So what we want to do now is comb that comb through my hair. Okay, there we go. Just combing the comb through my hair. Let's see what happens when we put it near the bits of paper. Woohoo! They all start jumping around and attach themselves to the comb. Okay, so there we go. The static electricity built up on the comb attracts the bits of paper and they stick to the comb. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. Open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट्स रह गए थे आपने उसे होमवर्क में नोटबुक पे सॉल्व कर लिए होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैंने चेक भी करने हैं। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। आपके पास ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है यूजिंग द स्पेशल सिंबल। ठीक है, हमने परसेंटेज का जो सिंबल होता है उसे यूज़ करते हुए इसका आंसर निकालना है। ठीक है बेटा, इसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज डे टुडे? डे इज़ थर्सडे एंड डेट इज़ 25 जून 2020। पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 था राइट ईच फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज यूजिंग द स्पेशल सिंबल। ठीक है, हमने क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, और परसेंटेज का सिंबल यूज़ करना है। अब ए पार्ट हमारे पास क्या है, 7/10। अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने 100 बनाना होता है। ठीक है, हमने जो हमारे पास डिनोमिनेटर है हमने यहाँ पे 100 लेके आना होता है। तो हम 100 किस तरह से लेके आएंगे, यानी डिनोमिनेटर को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 100 आ जाए। ठीक है, अब 10 को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 100 है, हम क्या करेंगे 10 को 100 पे डिवाइड कर लेंगे, फिर दिखाने, यानी 100 को हमने अंदर रखना है, 10 पे डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमने 10 को डिवाइड किया है, 100 को डिवाइड किया 10 पे, 100 को हमने अंदर राइट किया, 10 को हमने बाहर राइट किया। 10 1 सा 10। ठीक है, हमारे पास रह गया यहाँ पे 0 हमने नीचे उतार लिया, 10 0 ज़ा 0। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 10। इसका मतलब हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। हम मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेते हैं 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया 100 आता है या नहीं। 0 0 0 0 1 ज़ा 0, 1 नंबर कंप्लीट हो गया, हमने क्रॉस लगा दिया। सेकेंड नंबर से किया 1 0 0 1 1 ज़ा 1, 0 0 फिर हमने ऐड कर लेना है और 1 का 1, हमारे पास आ गया 100। इसका मतलब है हम यहाँ पे 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100। ठीक है,
ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। हमने 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया है। जिस नंबर से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 10 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया, 10 से ही हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके आंसर राइट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। 7 10 70, 10 10 100। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 70/100। अब उसने हमें यहाँ कहा था परसेंटेज निकालने के बाद हमने सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, हमारे पास नीचे क्या है, 100। जब नीचे 100 होता है तो हम परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि हमने 100 बनाया था, 100 बन गया है। अब हम इसे परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कितने परसेंट हो गया, ऊपर हमारे पास क्या है 70, तो हमारे पास कितने परसेंट हो गया, ये 70%। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया 70%। 100 जो था हमने उसे परसेंट के लिए यूज़ किया था, यानी हमने यहाँ पे 100 इसलिए बनाया था कि परसेंट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 100 आ गया, इसका मतलब हम इसे परसेंट में चेंज कर सकते हैं। तो आपने 100 नहीं राइट करना है, उसकी जगह आपने ये सिंबल लगाना है। ठीक है, हमारे पास कितना हो गया, ये 70%। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास एफ पार्ट है 8/25। अब हमने क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 25 को आपने 100 बनाना है। ठीक है, 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 25 को अपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 100 आ जाए। ठीक है, अब हम 25 को 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि हमने 25 को मल्टीप्लाई किया, 3 से 75 आया। फिर 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। इसका मतलब है हम यहाँ पे 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने राइट कर लिया। 25 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 100। जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 8 4 32, 25 4 100। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया 32/100। अब हमारे पास 100 है, 100 को हमने परसेंटेज में चेंज कर देना है। ठीक है, ये 100 हमारे पास है, हमने परसेंटेज के साइन लगा दिया, 100 हमारे पास ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या थी, 32, हमने यहाँ पे राइट कर दिया 32%। ठीक है, अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 के जो बाकी पार्ट्स हैं इनको अपने खुद होमवर्क में नोटबुक पे सॉल्व करने हैं और मुझे चेक भी करवाने हैं। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum 5 class. How are you students? I hope you all are fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is The Foolish Mouse and a Naughty Frog. And the topic is dictation. 5 class, prepare your notebook. Write the day, Thursday, and the date is 25th June 2020. Unit is The Foolish Mouse and the Naughty Frog. And the topic is dictation. The first word of dictation is invite. I-N-V-I-T-E, invite. Invite means dawat. Invite means dawat. Second is mischief. M-I-S means C-H-I-E-F, chief. Mischief. Mischief means shararat. T-H-R-E-A-D, thread. Thread means dhaga. T-H-R-E-A-D, thread. Thread means dhaga. And the next is splashed. S-P-L-A-S-H-E-D, splashed. Splashed means छींटे उड़ाना. And the next is admirable. A-D-M-I-R, admire. A-B-L-E-able, admirable. Admirable means काबिल तारीफ़, यानी ऐसी चीज़ जिसकी तारीफ़ की जाए, तारीफ़ के काबिल. Admirable means काबिल तारीफ़. The next is frightened. F-R-I-G-H, fry. T-E-N-E-D, tend. Frightened. Frightened means खौफज़दा, यानी आप जब किसी चीज़ से डर लगे, तो जब हम डर जाते हैं तो हम खौफज़दा उसको कहते हैं. तो frightened means खौफज़दा, किसी चीज़ से डरना, डर का खौफज़दा हो जाना. Drowned. The next is drowned. D-R-O-W, draw, and E-D, drowned. Drowned means डूबना. Next word is floated. F-L-O-A, flow. T-E-D, tid, floated. Floated means तैरना. Floated means तैरना. And the next is drag.
DRAGG, drag. Drag means घसीटना. And the last word is surface. SUR, sir. FACE, face. Surface. Surface means सतह, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर की सतह, उसको कहते हैं सरफेस. Let we revise. Invite means दावत. Mischief means शरारत. Thread means धागा. Splash means छींटे उड़ाना. Admirable काबिल तारीफ. Frightened means खौफज़दा. Drowned means डूबना. Floated means तैरना. Drag means घसीटना. Surface means सतह. So 5 क्लास, आप लोगों ने अपनी होमवर्क की जो नोटबुक है उसके ऊपर आपने इसको राइट करना है. सेंटर में आप राइट करेंगे SW. आई होप आप लोगों ने अपना टाइटल पेज है वो प्यारा सा बनाया होगा, नीट और कलरफुल बनाया होगा. और आपने डिक्टेशन वर्ड्स जो हैं अपनी नोटबुक पे इसी तरह नोट डाउन करने हैं. आप जब होमवर्क अपना स्कूल में भेजेंगे तो मैं आपका इंशाल्लाह चेक करूँगी कि आपने किस किस का टाइटल पेज नीट है, होमवर्क की आपकी नोटबुक्स नीट हैं. आप आई होप आप लोगों ने घर में अपनी नोटबुक्स जो हैं वो ख़राब नहीं की होंगी. ठीक है, अच्छा सा होमवर्क करना है. और 13 और 14 डेट को आपने जुलाई को आपने इंशाल्लाह स्कूल भेजना है. और मैं आपका चेक करूँगी कि इसका सबसे ज़्यादा नीट होमवर्क है. ठीक है, आवर पीरियड इज़ ओवर. फी अमान अल्लाह स्टूडेंट्स.